तो लास्ट क्लास हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसका एक एस्पेक्ट को देखे थे। क्या था वो एस्पेक्ट? वो एस्पेक्ट ये था कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स आता है उसके चलते उसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है, दैट चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चेंज इन मोमेंटम क्या है? इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो एक वेक्टर है, दैट वेक्टर विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं यहाँ से कोई बॉल को फेंकता हूँ किसी वॉल की तरफ, वॉल पे टकराया और वापस आया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम? टुवर्ड्स द वॉल और अवे फ्रॉम द वॉल? यस, देखो कितना सिंपल सा चीज है। कोई बॉल को हम ऐसे फेंके, वो वॉल पे टकराया, वापस आया, चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा जानने के लिए देखना पड़ेगा कि बॉल के ऊपर कैसा फोर्स आया। फोर्स ऐसे आया टकराने के कारण, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन। आप अगर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तब भी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। फाइन, ये हम लोग देख लिए थे और थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग इसको समझ गए थे चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। और फिर हम देखे थे इसमें क्या देखे थे, सेकेंड लॉ से और भी क्या समझ में आता था? द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है तो हम कहेंगे कि द फोर्स इज मोर। मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है तो मोमेंटम फोर्स इज लेस। मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है तो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर एंड द फोर्स इज मोर। कहने का मतलब है चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स नहीं होता है, फोर्स के कारण चेंज इन मोमेंटम होता है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, कम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम धीरे धीरे बदलेगा। समझ में आ रहा? तो ठीक है, ये चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास देख लिए थे। अब इसको अगला चीज देखना चाहते हैं। लेट अस क्या देखें, इस चीज को थोड़ा और डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। हम देखें वी नो दैट, क्या हमें मालूम है कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, जिसमें डेल्टा पी क्या है? एक वेक्टर है। क्या है? डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी सेकेंड्स। इसीलिए हम लोग देखे थे कि अगर सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए ज्यादा समय ले रहा है तो फोर्स विल बी लेस, सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए कम समय ले रहा है तो फोर्स विल बी मोर, है ना। इसीलिए इट वाज इजी टू जंप ऑनटू ए हीप ऑफ सैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ बट इट इज डिफिकल्ट टू जंप ऑनटू हार्ड ग्राउंड। एजन हुआ, हार्ड ग्राउंड में आप जंप करते हो तो आपको सडनली मोमेंटम का बदलाव फेस करना पड़ता है, यू गेट ए सीवियर फोर्स। जब आप कोई हीप ऑफ सैंड के ऊपर जंप करते हो छत से तो आपका मोमेंटम सडनली जीरो नहीं होता है, स्लो होके जीरो होता है, धीरे धीरे मोमेंटम घटने लगता है, वेलोसिटी घटने लगता है, पांव धंस जाता है उसके अंदर, कुछ समय लगता है मोमेंटम को जीरो होने के लिए, है ना। जब आपकी टीचर, आप होमवर्क नहीं किए, आपको टीचर मारते हैं, आप बड़े चालाक, आप ऐसे हाथ दिखाते हो और टीचर मारते हैं, सड़क करके जब मारते हैं आप क्या करते हो? अगर हाथ को ऐसे खंबे जैसे रखोगे तो आपको ज्यादा दर्द करेगा कि हर बार जब टीचर आपको मार रहे हैं उनके मारने के साथ साथ हाथ को थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे तो ज्यादा दर्द होगा? हाथ को सीधे रखो। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे रखेंगे तो मोमेंटम सडनली बदल रहा है, लेकिन हाथ को ऐसे करेंगे तो मोमेंटम को घटने के लिए कुछ समय लग गया तो आपको कम दर्द होगा। टीचर को थोड़ी ये सब मालूम है न्यूटन लॉ, वो तो सोचे कि मैं तो मार दिया, लेकिन आप मजे ले लिए, यू got the change in momentum, same change in momentum, but you took more time to change the momentum, so the force is less। आपको दर्द कम होता है, आप लोग बड़े चालाक है कि नहीं, है ना। तो ऐसा है, कोई क्रिकेट प्लेयर जब कोई बॉल को कैच करता है, इधर से बॉल आ रहा है, जब बॉल आएगा वो हाथ ऐसे दिखाएगा, बॉल को कैच करेगा तो ज्यादा दर्द होगा कि बॉल को कैच करने के बाद हाथ को थोड़ा ऐसे खींच लेगा तो ज्यादा दर्द होगा? हाथ दिखा के रखेगा तो ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि ऐसे खींच ले रहा है तो ही इज टेकिंग सम टाइम टू चेंज द मोमेंटम, सो ही गेट्स लेसर पेन। आर यू गेटिंग? तो न्यूटन्स लॉ तो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं,
लेकिन हमें मालूम नहीं था कि अच्छा यही न्यूटन्स लॉ है। देखो डे टू डे लाइफ में साइंस हर जगह प्रिवेल कर रहा है, उसको डिस्कवर करना और उसको फॉर्मुलेट करके काम में लगाना है साइंटिफिक ब्रेन। समझ में आ रहा? ये सब आप करते हो। जब भी कोई बॉल आपको कैच करने के लिए फेंकेगा, अब हेवी बॉल है तो कैच करने के साथ साथ आप हाथ को ऐसे कर लेते हो। क्यों? क्योंकि दर्द कम होगा, है ना, ये चीज है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट डेल्टा टी सेकेंड में, दैट विल डिसाइड कि कितना फोर्स होगा। इफ यू आर टेकिंग लेस टाइम टू चेंज द मोमेंटम, फोर्स विल बी मोर टाइम टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स विल बी लेस। स्टेटमेंट को और देखेंगे, लेकिन थोड़ा अगर इसको और यहां पर ध्यान से देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फोर्स इनटू टाइम, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक हम लोग जानते थे कि चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनफैक्ट इट इज नॉट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। Oh, you will see change in momentum is of course equal to final momentum minus initial momentum, but it is not depending upon the initial or final momentum। कितना इंटरेस्टिंग है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन द फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। क्या है? पजलिंग स्टेटमेंट है। बार बार आप कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फिर आप कहते हो कि चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस एंड दिस। क्यों? चेंज इन मोमेंटम इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्या फोर्स लगा, कितना समय के लिए लगा। ध्यान रहे, चेंज इन मोमेंटम के चलते फोर्स जनरेट नहीं होता है, फोर्स के चलते चेंज इन मोमेंटम होता है। आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशन समझ में आना चाहिए, कौन किसका कॉज है। फोर्स इज द कॉज, चेंज इन मोमेंटम इज द इफेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेता हूं। तो सपोज कोई एक मास है, ये मास m है। ध्यान से देखना बेटा, ये u स्पीड में जा रहा था। आपने क्या किया? इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। कितना समय के लिए लगाया? t सेकेंड के लिए लगाया। t सेकेंड के बाद ये मास कुछ यहाँ पे आ गया था, पक्का कुछ ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा था नहीं? तो चलो निकालते हैं। What is final momentum? You say v is equal to u plus at, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था। जबकि a क्या है? a is force by mass, ये भी समझ में आया। तो आप कहोगे v is equal to u plus f by m into t। नहीं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा सा m को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ m मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा mv is equal to mu plus ft। now what is change in momentum? change in momentum you know is final momentum minus initial momentum। हाँ सर, वो तो डिपेंड कर रहा है। अरे नहीं, डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स आया, कितनी समय के लिए आया, कौन सा मास था, कितना स्पीड में जा रहा था। कोई मायने नहीं रखता है। m में भी एनी वैल्यू, u में भी एनी वैल्यू, बट f into t will give you the change in momentum। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes। Change in momentum does not depend upon initial momentum and final momentum। अब वो स्टेटमेंट शायद क्लियर हो गया। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लेकिन ना ये फाइनल मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, ना ये इनिशियल मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समंदर में कुछ पानी है, कितना है मालूम नहीं है। एक गिलास पानी डाल दिए, अब कितना है वो भी मालूम नहीं है, बट डिफरेंस मालूम है कि नहीं? द डिफरेंस इज 1 ग्लास ऑफ वाटर। डिफरेंस कितना हुआ ना वो इनिशियल पानी के ऊपर डिपेंड करता है, ना फाइनल पानी के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है हम कितने पानी डाले हैं। आर यू गेटिंग? एग्जैक्टली दैट वे। आप कहोगे change in momentum is given by final momentum minus initial momentum, but change in momentum does not depend upon the final momentum, does not depend upon the initial momentum. It depends on what force was acting, for how much time it is acting। मेरी बात समझ में आया क्या? अगर ये बात समझ में आया तो इसको लिस्ट करेंगे। क्या लिस्ट करेंगे? दो डेल्टा p is final momentum minus initial momentum, yet delta p does not depend on p final or
initial it delta P of a body or system of masses depends upon the product of external force acting on it and the time for which it acts. That is, change in momentum is force into time. कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। तो चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट था केजी मीटर पर सेकेंड, वो सही तो है, लेकिन साथ साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड। So it is more appropriate to write change in momentum the unit of Newton into second. फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई m kg का मास है और इसके ऊपर कोई फोर्स आता है कुछ t सेकेंड के लिए, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा f into t, which will not depend upon the value of m। चाहे m का वैल्यू कुछ भी हो, चेंज इन मोमेंटम विल बी f into t fixed। Any body on which a force F acts for a time of t seconds will undergo a change in momentum. The magnitude of change in momentum will be F into t. Direction of change in momentum will be in the direction of force. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Delta P does not depend upon initial momentum, final momentum, initial mass, initial velocity, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। It all depends on कि कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे कोई एक मास m को हम u स्पीड में ऊपर फेंके, गया ऊपर आया नीचे, ठीक है। जब नीचे आया तब भी u स्पीड में ही गिरेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चलो चेंज फाइंड और ए बॉल, ये एग्जांपल है। ए बॉल वाज थ्रोन as shown, find delta P in complete motion में डेल्टा P पता करना है। पहला दकियानुसी मेथड, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो हम कहेंगे पहला मेथड में फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम वाज mu, किस डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड, जिसको हम चाहे तो माइनस mu लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, इट वाज आल्सो mu बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड होने से पॉजिटिव लेते हैं, mu कहेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, करेंगे तो फाइनल मोमेंटम था माइनस mu माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस mu इज माइनस 2mu, मतलब इट इज 2mu इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा मेथड था, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी हम स्मार्ट हो चुके हैं। हम कहेंगे सेकेंड मेथड में the time of motion is 2u by g, force acting on the body throughout the motion। जब ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, the only force acting on it was mg throughout the motion। तो किस डायरेक्शन में था, ऐसे था, मतलब चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड होगा। कितना होगा, फोर्स इनटू टाइम, 2u by g into mg is not it 2mu। समझ में आ रहा है क्या? Is it understood? Yes. Yes. Yes sir. मैं आपको दूसरा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्या देता हूँ, यहाँ से कोई एक बॉल जिसका मास है 2 kg, ऐसा कोई एक बॉल को 2 kg का मास को ऐसे फेंक दिया, कितने एंगल में मालूम नहीं है,
कुछ थीटा एंगल में फेंक दिया। सपोज कितने स्पीड में से इसको फेंक दिए, 15 मीटर पर सेकेंड में। वो गया ऐसे, गिरा ऐसे, ठीक है। द बॉल थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए falls at B. B is this point. After 3 seconds, find magnitude and direction of change in momentum. क्वेश्चन समझ में आ गया? सर चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें करना चाहिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है सर, कैसे करेंगे? बड़ा तकलीफ हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है। ये कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वाला मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन मालूम नहीं है, एंगल नहीं दिया है। लेकिन हमें न्यूटन्स लॉ आता है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, nor it depends upon the initial momentum or final momentum. It depends upon what force was acting, for how much time it was acting. यहाँ से जब बॉल को हम फेंके 3 सेकंड के बाद गिरा रास्ते में, what was the force acting on it? The only force acting on the ball throughout the motion was weight of the ball. तो आप सीधे सीधे कहोगे सॉल्यूशन में चेंज इन मोमेंटम विल हैव अ मैग्नीट्यूड सेम एज फोर्स इनटू टाइम। क्या फोर्स आया? 2g। कितना समय के लिए आया? 3 सेकेंड। तो इट इज 60 न्यूटन सेकेंड। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन ऑफ डेल्टा p। न्यूटन जी क्या बोले हैं? इज इन डायरेक्शन ऑफ f, दैट इज डाउनवर्ड, दैट इज डाउनवर्ड। फोर्स क्या था? 2g। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ? डाउनवर्ड हुआ। समझ में आ रहा है क्या? है कि नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। यस यस, चेंज इन मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड। अच्छा ये बात है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड। सो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट सोली डिपेंड्स अपॉन व्हाट फोर्स इज एक्टिंग, फॉर हाउ मच टाइम इट इज एक्टिंग। और फोर्स जो है that depends upon the rate of change in momentum. Force does not depend. Force gives an effect. कैसा effect? Larger force, quicker rate of change in momentum. Smaller force, slower rate of change in momentum. ठीक है? Now let me give you another important question to see that you are really understanding or not understanding. ठीक है? Suppose हम कहेंगे एक कार and a truck are moving with same momentum. ये क्वेश्चन है, with same momentum, दोनों का मोमेंटम बराबर है। अच्छा, if equal braking force is applied, which one will stop first? कौन पहले रुकेगा? ठीक है, कौन पहले रुक जाएगा? अगर दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, कौन? ट्रक और कार। ट्रक का मास काफी ज्यादा है, बहुत बड़ा है, कार कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है ना। दे आर बोथ मूविंग विद द सेम मोमेंटम। तो अगर दोनों को बराबर ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे, दोनों में से कौन पहले रुक जाएगा? सोचो। कार। तो पहला आंसर आया कार। पहला आंसर आया कार। चलो सोचते हैं, सोचो। कोई बोल रहा है ट्रक, कोई बोल रहा है कार। चलिए सोचते हैं। ये कार और ट्रक दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे थे। इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका इनिशियल मोमेंटम बराबर था। दे वर मूविंग विद सेम मोमेंटम।
है ना। अच्छा, फाइनली ये भी रुक जाएगा। इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। इसका फाइनल मोमेंटम, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था। ओहो, दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था, p इनिशियल, इसका भी p इनिशियल बराबर है। इसका फाइनल मोमेंटम 0 है, ये भी रुक गया, दोनों रुकेंगे। इसका भी फाइनल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम इसका भी 0 है। अच्छा बताओ, दोनों की केस में कौन सा केस में चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ? चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ? दोनों का समान। और आपको मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आया है, इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड। तो किसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा? कार के लिए कि आपका ट्रक के लिए? किसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा? Same. They will take same time to come to rest. Both will stop simultaneously. क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. चलिए थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं आप लोग सोच पाते हो क्या। अच्छा, दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर कोई एक वाल है, यहाँ पर एक सिमिलर दूसरा वाल है, यहाँ पर सिमिलर दूसरा वाल है। कोई बुलेट को यहाँ से हम फायर किए, कितना स्पीड में? v1 स्पीड में निकलेगा, इधर से कितना स्पीड में? v2 स्पीड में, फिर इधर से घुसा, इधर से निकला, कितने स्पीड में? v3 स्पीड में। द बुलेट passes through two similar walls. What is more, v1 minus v2 और v2 minus v3? दिमाग की जरूरत है, सचमुच दिमाग की जरूरत है। जिनके पास थोड़ा सा हाई डेंसिटी ब्रेन है वही कर पाएंगे। सोचिए और बताइए। बुलेट घुसा इधर से, निकला v2 में, फिर घुसा, फिर निकला v3 में, दोनों सिमिलर वाल हैं। तो पूछा है v1 माइनस v2 ज्यादा होगा कि v2 माइनस v3 ज्यादा होगा। इट रियली नीड्स सम हाई डेंसिटी ब्रेन। चलो सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। दिया है कि ये बुलेट इसके अंदर से घुसा, इसके अंदर से निकला। अच्छा, जब बुलेट इसके अंदर से जा रहा होगा, कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर होंगे जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, और यहाँ पर जितना फोर्स होगा यहाँ पर भी उतने ही फोर्स होगा, है कि नहीं? The force has to be same because the walls are similar walls. The force has to be same. दोनों केस में इसके ऊपर बराबर फोर्स आएगा, है ना? इसके केस में भी फोर्स उतना ही आएगा। ये पहला वाल, ये दूसरा वाल है। थोड़ा सोचो और बताओ। जब v1 v2 से ज्यादा होगा, v2 v3 से भी ज्यादा होगा। अच्छा, पहला वाल को पार करने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि दूसरे वाल को पार करने के लिए ज्यादा समय लगेगा? यस, यू गॉट इट। नाउ ये वाल में जो फोर्स आ रहा है वो ज्यादा समय के लिए आ रहा है कि ये वाल में जो फोर्स आ रहा है ज्यादा समय के लिए आ रहा है? दूसरे वाल में जो फोर्स आ रहा है। तो सेकंड वाला वाल ज्यादा चेंज इन मोमेंटम करवाएगा कि पहला वाला वाल ज्यादा चेंज इन मोमेंटम करवाएगा? सेकंड वाला ज्यादा चेंज इन मोमेंटम करवाएगा। मतलब mv2 माइनस mv3 विल बी मोर देन mv1 माइनस mv2। समझ में आया क्या? m कैंसिल हो गया तो पता चल गया v2 माइनस v3 इज मोर देन v1 माइनस v2। क्या मेरी बात हजम हुआ सबको? ये तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? द बुलेट टेक्स और बुलेट एक्सपीरियंसेस
same resistance force in each wall, but it takes more time to pass through second wall because it has slowed down, है ना। तो अगर इसको क्रॉस करने के लिए टाइम लगा T1, इसको क्रॉस करने के लिए टाइम लगा T2, तो आप कहोगे T2 is more than T1, है ना। T2 is more than T1, ये चीज सबको समझ में आ गया। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट वाल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इन द सेकेंड वाल क्या होगा। चलिए सोचते हैं, डेल्टा P इन द फर्स्ट वाल इज इक्वल टू F into T1, delta P in the second wall is equal to F into T2, implies delta P in the first one is less than delta P in the second wall। क्या मेरी बात समझ में आया। डेल्टा P in the first wall हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv2 माइनस mv1, mv2 माइनस mv1 is less than mv3 minus mv2, है कि नहीं। m कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, v2 minus v1 is less than v2 minus v1 is less than v3 minus v2, है कि नहीं। v2 minus v1 is less than v3 minus v2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो मिल गया v2 minus v1 is less than v3 minus v2। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इधर ये ज्यादा है, ये चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कम है। इज इट अंडरस्टूड। Yes, sir. यस देखो यही तो था इंटरेस्टिंग चीज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज मोर इन द सेकेंड वॉल, क्योंकि द फोर्स एक्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सेम फोर्स पहला केस में एक्ट्स फॉर ए स्मॉलर पीरियड, दूसरे केस में एक्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सो हियर देयर इज मोर चेंज इन मोमेंटम, v2 minus v3 will be more than v1 minus v2। चलिए हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन here are two blocks, here is a block or here is another block, ठीक है। ये है 2 kg का और ये है 3 kg का, ठीक है। The two blocks were pushed towards each other and released, एक दूसरे की तरफ पुश किया गया और रिलीज कर दिया गया। आफ्टर एनी टाइम t, what is ratio of their kinetic energies if they are in motion, अगर वो मोशन में है तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। दोनों ब्लॉक को हम एक दूसरे की तरफ पुश किए, छोड़ दी तो क्रुक 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 करने
करने लगे, हमें पता करना है कि किसी भी समय पे अगर दोनों चल रहे हैं, बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर एनी टाइम टी, किसी भी समय के बाद, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, किसी भी समय के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचेंगे, जब हम ये दोनों ब्लॉक को ऐसे पुश करके पास लाए और छोड़े, जस्ट छोड़े, जब तब चलना शुरू की, फॉर बोथ ब्लॉक्स इनिशियल मोमेंटम बराबर था, वो की 0 था। इनिशियल मोमेंटम फॉर 2 kg was same as initial momentum for 2 kg was same as initial momentum for 3 kg। अच्छा, अब जब हम इसको छोड़ दिए, स्प्रिंग दोनों को कब फेंकेगा? स्प्रिंग फोर्स ऑन देम, किसके ऊपर स्प्रिंग ज्यादा फोर्स देगा, 2 kg के ऊपर कि 3 kg के ऊपर? Same force. yes। तो हम कहेंगे स्प्रिंग एग्जर्ट्स, सो स्प्रिंग फोर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑन बोथ ऑफ देम, मैग्नीट्यूड on both of them for same time। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। इसके ऊपर जितना फोर्स आया उसके ऊपर उतना ही फोर्स आया, इसके ऊपर जितना समय के लिए आया इसके ऊपर उतने ही समय के लिए आया, बराबर समय के लिए फोर्स आया, है ना, बराबर समय के लिए फोर्स आया। तो डेल्टा पी इज डेल्टा पी इज सेम फॉर बोथ, हाँ। अब डेल्टा पी क्या होता है भाई? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज सेम कितना? ft। इनिशियल मोमेंटम 0 था, मतलब दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दोनों का डेल्टा p बराबर है, दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है, मतलब दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। सो फाइनली दे विल हैव सेम मोमेंटम। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आप कहोगे फाइनली दे विल हैव सेम मोमेंटम, तो इस चीज को लिखना है। क्या लिखना है हमें? लिखना है फाइनली दे विल हैव सेम मोमेंटम, ठीक है। सो फाइनली दे विल हैव सेम मोमेंटम, ठीक है। सो P final is same for both। क्या ये बात समझ में आया? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, दूसरी जगह लिखेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। बोथ। अब हम कहेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। So kinetic energy of 2 kg by kinetic energy of 3 kg is equal to final momentum of 2 kg का square by 2 into 2, final momentum of 3 kg का square, ये भी तो दोनों के लिए बराबर है ना, into 2 into 3। Is it not coming out to be 3 by 2? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes sir। So their final, sorry लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फाइनल मोमेंटम ये दोनों केस में क्या हो जाएगा? दिस विल बी 3 by 2, है ना, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सो बोथ दे विल हैव देयर काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 3:2, ठीक है। तो ऐसे करके सोचना पड़ता है। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल तो हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं। तो क्या देखे हम लोग? आज की डिस्कशन की टॉपिक क्या रहा? द चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम।
कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया, दैट गिव्स यू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चन को बताना है आपको। सोचो कि यहाँ पे कोई एक वाल है और यहाँ पर दो स्मूथ ट्रैक है ना, दिया है। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है 5 kg का। इसके ऊपर कोई फोर्स आया 30 न्यूटन, इसके ऊपर कोई फोर्स आया 30 न्यूटन, बराबर फोर्स आया। बोथ ऑफ देम विल गो एंड स्ट्राइक द वॉल। क्वेश्चन क्या दिया है? इन फिगर shown which block strikes the wall with greater momentum? कौन सा ब्लॉक ज्यादा मोमेंटम में वॉल को मारेगा? आपको सोच के बताना है, आपको सोच के बताना है कौन सा ब्लॉक दोनों जाके वॉल के साथ ठोकेंगे, कौन जोर से मारेगा। You see, both of them are starting from the same level, they'll go to same distance, they will strike here on the wall, both are experiencing same force। कौन ज्यादा मोमेंटम में वॉल को ठोकेगा, आपको बताना है। सोचो और बताओ। सोचने में कभी कंजूसी मत करना, मैं आपको हर चीज का फील देने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉ बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालो और देखो और बताओ कि कौन सा ब्लॉक जाके वॉल को ज्यादा मोमेंटम पे मारेगा। न्यूटन्स लॉ को 5 kg ज्यादा मोमेंटम पे मारेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। एनी अदर आंसर? सर 5 kg। 5 kg मारेगा। ऑब्वियस है, हम देखेंगे सॉल्यूशन। हाँ, आंसर बदल दिया, पार्टी बदलू है कोई। तो देखो तो 30 न्यूटन इसको भी पुश करेगा, 5 kg को भी पुश करेगा। कौन पहले पहुंचेगा वॉल के पास? ऑब्वियसली 2 kg। छोटा मास, ज्यादा एक्सीलरेशन, जल्दी भागेगा, जल्दी वॉल के पास पहुंचेगा। तो आप क्या कहोगे? 2 kg reaches earlier to 5 kg. So force on 5 kg acts for more time। तो किसके ऊपर ज्यादा समय के लिए आया 5 kg 30 न्यूटन फोर्स? 5 kg के ऊपर। So delta P for 5 kg will be more than delta P for 2 kg। क्या ये बात समझ में आया? 5 kg के ऊपर 30 न्यूटन फोर्स ज्यादा समय के लिए लगेगा, इसके ऊपर तो जल्दी से ले जाएगा, ये छोटा मास है, जल्दी भाग जाएगा। So the force acts on 5 kg for a longer period, for more time। तो change in momentum of 5 kg will be more। पर change in momentum of 5 kg क्या होता है? Final momentum of 5 kg minus initial momentum of 5 kg। तो इसका मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। अगर दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम इज सेम एंड 0, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम ऑफ 5 kg, फाइनल मोमेंटम ऑफ 5 kg इज मोर देन फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 kg। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. बस एक आखिरी क्वेश्चन देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ए फोर्स, क्वेश्चन, ए फोर्स 10 न्यूटन acts on a body of 5 kg
at rest for 6 seconds, then a force 8 Newton acts on it for 3 seconds in opposite direction. Find final velocity. Find final velocity of ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? क्या हुआ? दिया है कि एक ब्लॉक ये इसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा था, कितने समय के लिए आया? वो फोर्स आया 10 न्यूटन का, इसके ऊपर आया, वो भी 6 सेकंड के लिए आया, तो ये कुछ दूर भाग के गया होगा। कुछ दूर जाने के बाद जब वो इधर पहुंचा है, उसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी होगा, तब एक उल्टा फोर्स आने लगा। कितना फोर्स? 8 न्यूटन। कितना समय के लिए? 3 सेकंड के लिए। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का? ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, ये 10 न्यूटन फोर्स इधर को है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, से इट इज 10 I कैप और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस इनटू टाइम कितना था भाई? टाइम कितना था? 6 सेकंड का, प्लस ये फोर्स 8 माइनस 8 I कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था। कितनी समय के लिए आया? 3 सेकंड्स। So the total change in momentum is 60 minus 24 is 36 Newton second or kg meter per second. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। बट चेंज इन मोमेंटम क्या है? दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन रेस्ट है था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम हो गया 36। तो क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाय दी मास। मास कितना था? मास तो दिया हुआ, फाइनल मोमेंटम हो गया 36 बाय मास कितना था? मास वाज ऑन ए बॉडी ऑफ 5 kg। तो it is coming out to be 7.2 meter per second. So final velocity of the block will be 7.2 meter per second. क्या मेरी बात समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, दैट विल गिव यू दी फाइनल मोमेंटम। ये बात सबको समझ में आना जरूरी था। यस, ये हम लोग अभी देख लिए कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड टाइम। तो when the force is constant, you can say the change in momentum is force into time. Suppose किसी बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स बदल रहा है, तो कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम? इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। ठीक है, इफ फोर्स acting on a body, is changing with time, as shown in
force versus time diagram. Then the area under the diagram gives change in momentum. ठीक है, सपोज हम कहेंगे कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आ रहा है, इस जो समय के साथ बदल रहा है, ये समय में फोर्स ये था, 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 द फोर्स इज चेंजिंग। कोई पूछा बताओ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन द इंटरवल t1 to t2, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द डायग्राम, द एरिया अंडर द डायग्राम विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या कहोगे, अगर ये एरिया A है तो हम कहेंगे क्या लिखेंगे, A shown, एग्जांपल में लिखेंगे A shown the change in momentum is equal to area A। ये एरिया जितना होगा चेंज इन मोमेंटम कौन सा इंटरवल में, विद इन द इंटरवल t1 to t2। मैं और डिटेल्स में लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम इन द इंटरवल कौन सा इंटरवल, t लाइन बिटवीन t1 to t2 इज एरिया A। समझ में आ रहा है। अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर वो ऐसा होता है। अब ये चेंज इन मोमेंटम से एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, इंक्रीज इन मोमेंटम हो रहा है कि डिक्रीज इन मोमेंटम हो रहा है। मोमेंटम विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमें सोचना है। अच्छा, मोमेंटम विल इंक्रीज और डिक्रीज हमें सोचना है, तो कैसे सोचें? देखो, अगर हम कहेंगे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कुछ मान लो ऐसा एक्ट कर रहा है, तो देखो कि कुछ एरिया पॉजिटिव है, कुछ एरिया नेगेटिव है। रिमेंबर, पॉजिटिव एरिया मीन्स इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन मोमेंटम। नेगेटिव एरिया इज डिक्रीज इन मोमेंटम। समझ में आया? पॉजिटिव एरिया क्या देगा? इंक्रीज इन मोमेंटम। नेगेटिव एरिया क्या देगा? डिक्रीज इन मोमेंटम। क्या बात समझ में आया? अगर फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम दिया है तो हम इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं, है ना? चलिए अगर मैं ये क्वेश्चन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ये पॉइंट को याद रखना, इफ द फोर्स इज चेंजिंग विद टाइम तो कैसे निकालेंगे। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू टाइम करके काम निकाल देते थे। फोर्स इज चेंजिंग विद द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक तो दे रहा हूं, द फोर्स acting on a body uniformly increases from 10 Newton to 14 Newton in 5 seconds. Find change in momentum of the body. Change in momentum of the body. तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? चलो पहले हम फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखेंगे हाउ द फोर्स इज चेंजिंग विथ टाइम। टी दिया है सेकंड में, फोर्स दिया है न्यूटन। कैसे दिया है? द फोर्स वाज चेंजिंग विथ टाइम। कैसे? पहले था 10 न्यूटन और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर गया। कितना बन गया?
14 न्यूटन। कितना बन गया ये? 14 न्यूटन। कितनी समय में ये सब हो गया? इट इज हैपनिंग इन 5 सेकेंड्स। पूछा है, बताओ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। आप तो जानते हो, क्या जानते हो? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। कौन सा डायग्राम? F वर्सेस T डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, इसका नीचे जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? यही एरिया है। सो यू से इट इज हाफ, इसे ट्रापेजियम, हाफ ऑफ सम ऑफ द टू साइड्स 10 plus 14 into distance between the two sides, it is 5. So it is coming out to be 60 Newton second or 60 kg meter per second. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। A block of 5 kg was at rest. 5. A force of 10 Newton acting on it uniformly decreases to 0 in 8 seconds. Find the final kinetic energy of the block. कोई ब्लॉक रेस्ट में था, उसके ऊपर कोई फोर्स आया जो कि शुरू में तो 10 न्यूटन था, लेकिन घटते घटते यूनिफॉर्मली 0 हो गया। कितना समय में? 8 सेकेंड में। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का ढेर सारा फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम, और दूसरा हो गया एरिया अंडर दी फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम। अब ये एरिया तो सबको दिख रहा है। इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम। कितना है ये? हाफ 10 इंटू 8 इज 40 मीटर, नहीं 40 न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, कुछ भी कहो। अच्छा, ये बात है। बट दैट इज अगेन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम तो 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट में था। तो इसका मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 40 केजी मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी कोई भी बता सकता है। फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 इंटू मास। मास कितना था भैया? मास था 5 केजी। सो 40 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, 40 स्क्वायर बाय 2 इंटू 5 इज 160 जूल्स। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। मतलब आप लोग बढ़िया समझने लगे हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। यस, ये हो गया फोर्स, ये हो गया टाइम, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 10, और ये हो गया कितना? 4 माइनस 4। फोर्स इन न्यूटन, टी इन सेकेंड्स, टी इन सेकेंड्स, टी सेकेंड्स में आपके साथ ये क्वेश्चन पड़ा है। ठीक है, ए ब्लॉक एट रेस्ट experiences a force as shown bit number 1. Find maximum momentum or find final momentum of block. Bit number 2, find maximum momentum attained, maximum momentum attained during motion। ठीक है, find the maximum momentum attained during
मोशन। ठीक है, ठीक है, करिए इसको, देखते हैं कौन पहले करता है। आप में से 3-4 लोग सही आंसर बता दिए। देखिए, द ब्लॉक एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ए शोन, फोर्स ऐसे हो रहा है। बीट नंबर 1 में सॉल्यूशन बताएंगे। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट में था, है ना, ब्लॉक वाज इनिशियली एट रेस्ट, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द डायग्राम। तो यू से ये एरिया पॉजिटिव एरिया है, ये एरिया नेगेटिव एरिया है, विल राइट इट A1 माइनस A2। A1 हो गया ट्रायंगल का एरिया, हाफ 8 into 10 माइनस ये एरिया हो गया 4, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी तो 4 है, 4 into 4 इट इज कमिंग 24 kg मीटर पर सेकेंड। मिल गया, क्या मिल गया हमें, मिल गया कि जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज 24 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, फाइनल मोमेंटम इज 24 kg मीटर पर सेकेंड, बिट नंबर 1। पूछा मैक्सिमम मोमेंटम। देखो तो हुआ क्या, पहले तो ये एरिया पॉजिटिव था, मतलब मोमेंटम बढ़ रहा था 8 सेकंड का, 8 सेकंड के बाद एरिया नेगेटिव होने लगा, मोमेंटम घटने लगा, मतलब मैक्सिमम कब था, आप कहोगे मोमेंटम वाज मैक्सिमम, और डेल्टा पी वाज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स, है कि नहीं। अगर ये मोमेंटम मैक्सिमम था t इक्वल टू 8 सेकेंड में, तो कितना था मोमेंटम, तो आप कहोगे डेल्टा p का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रायंगुलर एरिया इज इक्वल टू एरिया A1, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, दैट इज इक्वल टू दिस एरिया हाफ 8 10 इट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। सो आप कहोगे डेल्टा पी वाज मैक्सिमम कितना 46 जैसे दिख रहा है, ये 40 है, 40 kg मीटर पर सेकेंड, और ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम था 24 kg मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। काफी बच्चे बढ़िया से सोचने लगे और कर पा रहे हैं, सो नाइस। क्या किसी को दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सबको आया क्या समझ में, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सबको समझ में आ गया, है ना। चेंज इन मोमेंटम कैन बी फाउंड फ्रॉम द फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम, है ना। चलिए ये बात है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। A body was moving with with momentum 20 kg meter per second. A force of 8 Newton acts on it for 6 seconds in a direction in 6 seconds in a direction opposite to initial direction of motion. ठीक है, initial direction of motion. What will be final momentum? What will be final momentum of
what will be final momentum of the body? Final momentum of the body. Final momentum body का क्या होगा? What will be final momentum of the body? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कितना होगा? 28 kg per second. यस Sir, 28 kg per second. यस। देखो कोई बॉडी इधर जा रहा था, इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, फोर्स कुछ ऐसे था, अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स था? 8 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, तो आप कहोगे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें मालूम है कि P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? और इससे ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम। हाँ सर, ये बात तो समझ में आता है। ठीक है, here what was initial momentum? It was 20 kg meter per second in direction like this. You say call it positive vector है। अच्छा, what was delta P? Delta P was force into time. It was 8 into 6, that is 48 kg meter per second. Change in momentum is a vector. ये किस डायरेक्शन में होगा? It is in the direction of impressed force. कैसा फोर्स आप लगाए? उल्टा लगाए, मतलब it is like this. So you will write it as minus 48 kg meter per second. क्या बात समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। Now what is the final momentum? Final momentum is इनिशियल मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था pi प्लस डेल्टा p, इनिशियल मोमेंटम था 20 प्लस माइनस 48 हो गया माइनस 28 kg मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है? इट विल बी 28 kg मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना? इसका मतलब इट इज 28 मीटर पर सेकेंड, 28 kg मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आखिरी क्वेश्चन को आप लोग भर के मुझे YouTube में कमेंट दोगे। ए ट्रक एंड ए कार were moving in opposite direction with same speed. If they strike each other, whose change in momentum will be more? किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? आपको बताना है। बोलो, एक will be more, sorry, more। क्या दिया है? एक भारी भरकम ट्रक, ये जितना स्पीड में जा रहा था, एक छोटा सा मासूम सा कार वो भी उतने ही स्पीड में आ रहा था। छोटा सा कार इस स्पीड में टकरा गए। किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? आंसर को आपको YouTube की कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूं आप में से कितने लोग इसको सही आंसर देते हैं और जल्दी से देते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.